आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है, जहां हर बड़ी खबर पर आपके लिए माइक ऑन करती हूं। और आज जो खबरें आपके लिए लेकर आ रही हूं एक एक करके आपको बताऊंगी। सबसे पहले लखनऊ में 15 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? एक भीषण अग्निकांड हुआ है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में अपनी सभा छोड़कर सीधे लखनऊ आए। वहां उन्होंने निरीक्षण भी किया, लेकिन आखिर 15 लोगों की जान चली गई, इसका जिम्मेदार कौन है? आप सवाल पूछ रही हूं। सवाल आज ये भी कि एसआईटी रिपोर्ट 2 दिन में क्या एफआईआर होगी? चंदा चोरी के मामले में एसआईटी रिपोर्ट तैयार कर रही है। खबरें तो ये भी है कि एसआईटी रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। क्या 2 दिन में एफआईआर होगी? क्योंकि जिन लोगों ने भगवान राम का चंदा चुराया उन पर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं? सवाल आज ये भी कि क्या खत्म करके ही मानेंगे? इस खबर पर भी माइक ऑन कर रही हूं। एकनाथ शिंदे ने ऐसा लग रहा है एक मुहिम शुरू कर दी थी, और उस मुहिम के तहत क्या वो उद्धव ठाकरे को खत्म करके ही मानेंगे, उनकी पार्टी को ही खत्म करके मानेंगे? क्योंकि सांसद तो आज सीधे सीधे ऐलान कर गए कि वो एकनाथ शिंदे के साथ 6 सांसद। अब क्या विधायक भी वही ऐलान करेंगे? आज इस पर माइक ऑन कर रही है। और इसी के साथ जिस खबर पर माइक ऑन कर रही, भरत तिवारी का मर्डर या एनकाउंटर? आखिर निहत्थे भरत तिवारी पर गोलियां पुलिस ने क्यों चलाई? बिहार सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और भरत तिवारी के एनकाउंटर पर अब जातियों में एक संघर्ष भी नजर आ रहा है। आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगी, क्योंकि बिहार सरकार इस एनकाउंटर पर घिर रही है। लेकिन सबसे पहले बात कर रही हूं लखनऊ में आखिर मासूमों की मौत का मुजरिम कौन है? लखनऊ में घटनास्थल और केजीएमयू से लौटते ही आपको बताऊं कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ इसी तरह की तस्वीर कुछ देर पहले लखनऊ से आई, जहां पर आग इस तरह लगी कि 15 लोगों की जान ले गई। इसमें छोटे छोटे बच्चे थे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता रही हूं, लखनऊ में घटनास्थल और केजीएमयू से लौटते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुला ली है हाई लेवल मीटिंग। सीएम आवास पर चल रही है ये हाई लेवल मीटिंग। मीटिंग में सभी उच्च अधिकारी मौजूद हैं और मीटिंग में सीएम ने कहा है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लोगों की जान चली गई, मासूमों की जान चली गई, इसका जिम्मेदार कौन है? योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में जिम्मेदारी तय करने की बात उन्होंने कह दी है। मैं सबसे पहले आपको वही तस्वीरें दिखाती हूं, आज कैसे लखनऊ में एक भीषण अग्निकांड हुआ और इस अग्निकांड में कैसे छोटे छोटे बच्चों की जानें चली गई हैं। आज वो तस्वीर देखिए। देखिए लखनऊ में ये जो गेमिंग जोन आप देख रहे हैं, कंप्यूटर्स लिखा हुआ, इसके ऊपर कोचिंग सेंटर चल रहा था, नीचे पेट क्लिनिक था और यहां पर ये आग लगी और समय ही नहीं मिला कि यहां से निकलकर भाग सके लोग, और इसमें 15 लोगों की जान चली गई। ये भीषण अग्निकांड, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ छोड़कर अपनी सभा सीधे लखनऊ भागते हुए आए। अगली तस्वीर आपको दिखाती, ये कैसे इमारत बुरी तरह से जल रही है, तस्वीर आपने देखी। लेकिन अब आपको दिखाती हूं कि कैसे इमारत से निकलने के लिए लोगों ने छलांग लगा दी, रास्ता ही नहीं था। ये देखिए कैसे वहां से बच्चे छलांग लगाकर नीचे जा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। ऊपर के माले से बच्चे ने छलांग लगा दी। ये तस्वीर देखिए, जान बचानी थी तो जो बन पड़ा वो किया। बच्चे ने ऊपर से छलांग लगाई और नीचे कूद गया। ये तस्वीर अभी कुछ ही तो दिन हुए थे जब दिल्ली से भी इसी तरह की तस्वीरें आई। दिल्ली में एक होटल में लोगों ने जान बचाने के लिए कैसे छलांग लगाती थी, आज वही तस्वीर ऐसा लग रहा फिर दोहराई गई लखनऊ में। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं, जब आग लगी तो देखिए कैसे खंबे, वहां से नीचे उतरने के लिए तारों का सहारा लेकर ये छात्र नीचे आ रहे हैं। जो तार वहां पर लगे हुए थे, किसे पता था कि ये भी जान बचाने में एक दिन ऐसे काम आएंगे? उन पर लटक कर ये छात्र नीचे आ रहे थे, क्योंकि रास्ता जो निकलने का था वो तो आग की वजह से बंद हो गया था। देखिए एक एक करके देखिए छात्र नीचे आ रहे हैं। लखनऊ की ये तस्वीर है। आग भाई बहुत आग बढ़ गई, आग भाई बढ़ गई है भाई। इमारत में आग लग गई थी, कुछ लोग डर के मारे बाहर खड़े होकर तस्वीरें बना रहे थे।
कुछ लोग वहां जानकारी पुलिस और एम्बुलेंस को दे रहे थे और ये देखिए वहां से जो छात्र अंदर थे, कोई गेमिंग जोन में था, कोई कोचिंग सेंटर में था, उसने इस तरह से तार पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश की। कुछ बच गए लेकिन कुछ इस अग्निकांड के भेंट चढ़ गए। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने मृतकों को कैसे बाहर निकाला वो भी देखिए। दीवार तोड़कर वहां से लोगों को निकालना पड़ा। जिनकी जान बच गई थी उन्हें जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचाया गया जिससे कि इन्हें बचाया जा सके। वो देखिए ब्रजेश पाठक को आप देख रहे हैं, यूपी के डिप्टी सीएम वहां पहुंच गए थे जैसे ही खबर मिली और इस पूरे मुहिम को, इस पूरे ऑपरेशन को जान बचाने की कोशिश वहां पर युद्ध स्तर पर की गई। इस बीच फोन चला गया योगी आदित्यनाथ के पास जो कि अलीगढ़ में थे। वो अलीगढ़ में अपना कार्यक्रम छोड़ते हैं और सीधे लखनऊ आते हैं। लेकिन इस पूरी खबर को समझिए, यह हुआ क्या था। लखनऊ की 3 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लगी। अग्निकांड में बिल्डिंग में मौजूद 15 लोगों की मौत हो गई। मौजूद लोगों ने बताया कि आग निचले हिस्से में लगी थी। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक पेट शॉप है। पहले दूसरे फ्लोर पर कोचिंग और कंप्यूटर लाइब्रेरी है, गेमिंग जोन है। सूचना मिलते ही दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने दीवार तोड़कर, जैसा मैंने बताया, लोगों को बाहर निकाला क्योंकि जो रास्ता था आने जाने का वो पूरी तरह से आग की लपटों से घिर चुका था। घायलों को केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। मामले में उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए गए हैं और इस वक्त सीएम आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है कि इस अग्निकांड का जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी तय हो। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त योगी आदित्यनाथ, जैसा मैंने कहा, अलीगढ़ में एक सभा में मौजूद थे, एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां से वो सीधे लखनऊ पहुंचे। अग्निकांड वाली जगह पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें देखिए। ब्रजेश पाठक साथ में थे, उनके अधिकारी साथ में थे। योगी सीधे वहां पहुंचे और उन्हें एक एक जानकारी दी गई। ये तस्वीरें आई। ब्रजेश पाठक क्योंकि सबसे पहले उस स्थल पर पहुंचे थे तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बताया, जो आप दीवार देख रहे हैं, इसी दीवार के अंदर जो आप ये पूरा टूटा हुआ हिस्सा देख रहे हैं, यहां से दमकल कर्मियों ने लोगों को बाहर निकाला था। तो इसी की जानकारी योगी आदित्यनाथ को दी जा रही है। दमकल कर्मियों ने दीवार तोड़ी, जो लोग अंदर फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाला, उसकी जानकारी योगी आदित्यनाथ को वहां पर दे रहे हैं। ये 15 लोगों की जान चली गई। ऐसी खबर जैसे ही आई, हर कोई प्रार्थना कर रहा था कि बच्चों को बचाया जा सके। योगी ने पूरे घटनास्थल का जायजा लिया, अधिकारियों से जानकारी ली। इसके बाद योगी केजीएमयू पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से हालचाल जाना। केजीएमयू की वीसी ने बताया कि मृतक आग से झुलस कर नहीं मरे, बल्कि धुएं की वजह से दम घुटने से उनकी मौत हुई। काम करते थे कॉल चलाता था उसको। आप में काम करते थे? क्या काम करते थे? आग का कोई कारण पता नहीं लगता। आपके साथ कितने लोग थे वहाँ? और भी कितने लोग थे वहाँ? आप भी उसी पाइप से उतरे थे क्या? आपका नाम? उनसे पूछा क्या कुछ हुआ, किस तरह से उन्हें बचाया गया, इसकी पूरी जानकारी योगी ने अस्पताल जाकर ली। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह भी लखनऊ पहुंचने वाले हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हादसे पर दुख जताया है और रात तकरीबन 9:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने इस घटना के बारे में दुख जताया है। वो सीधे वहां पर जो जलकर झुलसकर अस्पताल में भर्ती हैं उनसे मिलने जाएंगे। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अग्निकांड में मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान। लेकिन आपको सुनवाती हूं कि जैसे ही उन्हें अग्निकांड की जानकारी मिली, उन्होंने क्या कहा था। मेरी हार्दिक इच्छा थी आज कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है।
वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्य में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। योगी आदित्यनाथ तुरंत निकले अलीगढ़ से, लखनऊ पहुंच गए, लेकिन इस बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो लखनऊ में थे तुरंत घटनास्थल पहुंचे, भावुक नजर आए, उनकी आंखों में आंसू थे और ब्रजेश पाठक ने इस घटना के बारे में जब बताया तो भावुक थे। हमारे लगभग 1 दर्जन बच्चे, 12 से अधिक बच्चे हताहत हुए हैं। पूरी घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। घटना कैसे घटी, क्यों घटी, ये हम बाद में कहेंगे। पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। अभी भी धुआं बहुत है बिल्डिंग में। रेस्क्यू करके सभी को एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है, लेकिन बड़ी घटना घटी है। लगभग 14 का आंकड़ा था। हाँ, बहुत हमारे छोटे छोटे बच्चे चले गए। पीड़ादायक। अभी कुल 13 बच्चे निकाले गए हैं, सबको भी अस्पताल भेजा है। घटना कैसे घटी, भविष्य में न घट रहे, इसके कड़ी कार्रवाई करें। बड़ी घटना है जी, बहुत बड़ी घटना है। 15 बॉडियां बाहर निकाली गई जी, 14 बॉडी मैंने अपनी आंखों से देखा। इस अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजे का ऐलान किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये मुआवजा राशि का ऐलान किया गया। ये बड़ी घटना है क्योंकि दिल्ली में पिछले दिनों ही एक ऐसी अग्निकांड हमने देखा और उसके बाद फिर से लखनऊ में ऐसा लग रहा है वही तस्वीर दोहराई जा रही है। फायर चेक्स का क्या हुआ, एनओसी का क्या हुआ, जिस तरह रोज खबरें आती, कहीं एसी ब्लास्ट, कहीं कूलर ब्लास्ट, उन सब के बीच इस भीषण गर्मी में इस तरह के जहां पर भी कोचिंग सेंटर्स या इमारतें चल रही हैं, जहां गेमिंग जोन्स हैं, जहां छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है, सवाल ये। जरा सुनिए लोगों ने वहां क्या बताया जब ये भीषण आग लगी। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, क्योंकि मैं आ रहा था इधर, मेरा आना जाना यही रास्ता है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे आग लगी है और कम से कम 12-13 बच्चे अंदर थे, जिसमें से 4 ही 5 कूद पाए अपने हाथ से अपनी लाइफ सेव कर। यहाँ पे पैट्री हाउस था, यहाँ जानवरों का इलाज भी होता था, लाइब्रेरी भी थी और भी 2-3 काम होते थे। हम यहीं से निकल ही रहे थे तब हम लोग ने देखा था, और फायर ब्रिगेड भी काफी लेट आई है। अंदर लगभग 20 से 25 बच्चे हमारे हिसाब से अंदर हैं। अभी 5 से 7 बच्चे कूदे थे यहाँ से, एक बच्चा ऊपर से डायरेक्ट पूरा था, तो उसकी साथ हड्डी वड्डी भी टूट गई है। पार्किंग से आग लगी, लेकिन ये है कि 7-8 बच्चे कूद के निकले हैं बाहर, लेकिन अभी 20-25 बच्चे फंसे हैं। हाँ, 20-25 बच्चे हैं अभी। अभी जब आए हुए थे तो थोड़ा सा धुआं उठ रहा था, और मतलब लड़के जो यहाँ से निकाले गए 4-5 जो लड़के निकल गए, बाकी के अंदर बोल रहे थे कि हाँ आई थी, लेकिन बहुत देर फायर ब्रिगेड ने काफी टाइम लगा। आप सुन रहे हैं, लोगों ने कहा कि फायर ब्रिगेड ने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया और योगी आदित्यनाथ ने भी वहां फायर ब्रिगेड अधिकारियों को फटकार लगाई, क्योंकि यहां कुछ क्षण की देरी भी लोगों की जान ले सकती है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। इस वक्त भी मुख्यमंत्री एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं, लेकिन जो लोग चले गए उनके परिवारों को क्या कहेंगे, ये सोचिए। ऐसा लग रहा है योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि एक तरफ ये बड़ा हादसा हो रहा है, दूसरी तरफ वहां अयोध्या में जो एसआईटी जांच हो रही है उसके आज 7 दिन पूरे हो गए। और इस एसआईटी जांच के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एफआईआर होने वाली है, क्या इस जांच में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा।
किस किस पर होगी एफआईआर? सोना चांदी जवाहरात सब गायब, किस पर गिरने वाली है गाज? चंदा चोरों पर अब चलेगा योगी का बुलडोजर। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावे की चोरी की जांच पूरी होने वाली है। एसआईटी की 7 दिन की जांच हो चुकी है। खबर तो यह है कि ये अभी तक की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी, लेकिन मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूं उन आभूषणों की, उन गहनों की, उन चढ़ावे की जो मंदिर में चढ़ाए गए लेकिन अब उनका हिसाब ही नहीं है। ये देखिए, ये जो हीरे का हार है जो कि भगवान प्रभु श्री राम को चढ़ाया गया, ये गायब है। कहां है किसी को नहीं पता है। ये मंदिर में चढ़ाया गया। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूं, राम मंदिर से हीरे का ये हार गायब है। नाम प्रभु श्री राम का लिखा है, लेकिन किसके पास गया ये पता नहीं। अब दूसरी तस्वीर दिखाती हूं। ये एक हार है। दूसरा देखिए, 200 चांदी की ईंटें जो हैं ये गायब है। ये भी भक्तों ने चढ़ाई, लेकिन ये चांदी की ईंटें कहां गई? ये प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित की गई, लेकिन इन्हें लेके कौन चंपत हुआ पता नहीं। ये गायब है। ये देखिए, ये है वो चांदी की ईंटें। अब इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ तीसरी तस्वीर। ये प्रभु श्री राम को अर्पित की गई चरण पादुका है, ये भी गायब है। ये किसके पास है? क्योंकि ये चांदी की चरण पादुका, अब जिन लोगों ने ये दान दिया है वही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये कहाँ गई है, किसको दी गई, इनका कोई हिसाब क्यों नहीं है। और इसीलिए आपको बताती हूं कि क्या क्या गायब है। एसआईटी की जांच में जो खबर आ रही है उसके मुताबिक क्या क्या गायब है। 200 किलो चांदी की ईंटें गायब हैं। सिंधी समाज ने चंपत राय के जरिए इन्हें चढ़ाया था, लेकिन इनका कोई हिसाब है ही नहीं। 35 किलो चांदी गायब है। इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मेंबर्स ने इन्हें चढ़ाया था, इनका भी कोई हिसाब नहीं है। 3 किलो चांदी का दीपक, ये भी भगवान के चरणों में अर्पित किया गया। ये भी इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के हेड ने चढ़ाया, कोई जानकारी नहीं है। 60 किलो चांदी की शिलाएं चढ़ाई गई थी। उत्तर भारत ज्वेलर्स संगठन के अध्यक्ष ने इन्हें चढ़ाया था, इनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। हीरे का हार, सोने की चरण पादुका सूरत के श्रद्धालुओं ने टिन्नू यादव के जरिए चढ़ाई थी, कहां गई? अब वो हिसाब मांग रहे हैं। अब तो ऐसा हो रहा है कि जिसने चढ़ावा चढ़ाया और उसे रसीद नहीं मिली, उन सबको यह लग रहा है कि हमारा चढ़ावा कहां गया। चांदी का एक हार और चरण पादुका मैंने तस्वीर भी दिखाई, मुंबई के श्रद्धालु अजय विश्वकर्मा ने चढ़ावे में दिया था, इसके भी गायब होने की खबर है। अब रामलला के खजाने से चढ़ावा चोरी के आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी के सामने एसआईटी की रिपोर्ट रखी जा सकती है। अब योगी साफ कर चुके हैं कि कोई दोषी होगा तो बचेगा नहीं। दावा किया जा रहा है कि इस मामले की जांच एसआईटी ने जो कर रही है, उसने रिपोर्ट तैयार कर ली है। जल्द ही इस पर बड़ा एक्शन हो सकता है। अब आपको बताती हूं कि पिछले 7 दिनों में हुआ क्या है। एसआईटी रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी के सबूत मिलने की बात कही गई। सीसीटीवी की जांच में चढ़ावे में हेराफेरी के सबूत भी मिले हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। कुछ सीसीटीवी फुटेज तो जानबूझकर डिलीट करने का शक है, जिससे कि सच्चाई सामने ना आए। चढ़ावे की रकम, गिनती, निगरानी का सिस्टम पूरी तरह से फेल है, ऐसा एसआईटी के अधिकारी मानते हैं। ऐसी खबरें हैं। सोने, चांदी, हीरे से जुड़े रिकॉर्ड्स में गड़बड़ियों की भी बात सामने आई। एसआईटी ने 6 दिन में करीब 150 लोगों से पूछताछ कर ली है। ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों के जवाब संतोषजनक नहीं मिले। अनिल मिश्रा, गोपाल राव की भूमिका संदेह के दायरे में है। डॉक्टर अनिल मिश्रा राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी हैं। गोपाल राय मंदिर परिसर की व्यवस्था संभालते हैं। टिन्नू यादव, ये नाम आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। कुछ बैंक कर्मियों पर भी गड़बड़ी का शक है। टिन्नू यादव, कुछ बैंक कर्मचारियों पर एफआईआर हो सकती है और संदेह में आए लोगों पर 2 दिन के अंदर एफआईआर की जा सकती है। मंदिर ट्रस्ट के 3 पदाधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा है। मंदिर मैनेजमेंट से जुड़े 25 लोगों पर लापरवाही का आरोप है। एसआईटी ने लापरवाही, साजिश दोनों ही पहलुओं से जांच की है। एसबीआई और टीसीएस के 6 कर्मचारियों से पूछताछ हो रही है। रिपोर्ट के आधार पर मंदिर ट्रस्ट प्रबंधन में बदलाव संभव है और ट्रस्ट के पदाधिकारियों को अयोध्या न छोड़ने का निर्देश दिया गया है। तो योगी सरकार कह रही है कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी एक्शन शुरू हो जाएगा। इसके बाद भी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर खुलकर राजनीति हो रही है।
का समय पूरा हो गया है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी निष्पक्ष कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार की प्रतिबद्धता भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने को लेकर तो तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स लोग कर रहे हैं। एक बार अपने गिरेबान में झांके। हम लोग प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में बात करें, लेकिन जो कुछ खबरें आ रही हैं, जो कुछ लोग देख रहे हैं, बहुत दुखद है। लोग कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनके चढ़ावे के बारे में भी ये खबरें आएंगी। आज इनका एजेंडा ये है कि किस प्रकार से सनातन संस्कृति को, सनातन को, साधु संतों को, मठ मंदिरों के प्रति समाज में अनास्था निर्माण की जाए। लेकिन देश की जनता सब जानती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सत्ता ठुकरा दी थी, राजपाट ठुकरा दिया था सिद्धांत की रक्षा के लिए। प्राण जाई पर वचन न जाए, ये आदर्श था। और ये लोग भगवान राम के नाम पर सत्ता हड़पना जानते हैं और अब चंदा भी चुराना जानते हैं। भगवान राम को तो बख्श दो कि जिनके पास कोई सबूत है तो तथ्यों के साथ में वो एसआईटी के सामने प्रस्तुत करें। अभी अवसर है, जाके आप एसआईटी के सामने जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जिनको एसआईटी पर भरोसा है या नहीं है, आप उनके सामने लिखित रूप में आप जाके उनको तथ्य दीजिए। भगवान के घर चोरी हुई है, भगवान के घर की चोरी और डकैती जो है निश्चित रूप से खुलनी चाहिए। लोगों की आस्था के ऊपर चोट है। ये सरकार की माया है। ये सरकार जाने ये क्या कर रहे हैं और एसआईटी के क्या मायने हैं बिना एफआईआर के। सरकार तो कभी की गिरनी चाहिए। ये सरकार राम के आशीर्वाद से आई है और राम के शाप से भी जाएगी। जो भगवान राम के नाम पर पूरे देश और दुनिया में इन्होंने अपना डंका बजाया, आज वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। अब आपको बताऊं कि चढ़ावा चोरी को लेकर हो रहे इस राजनीतिक विवाद के बीच कुछ नाम ऐसे हैं जो लगातार चर्चा में। वो चेहरे कौन से हैं और उनका किरदार क्या है, आपको बताते हैं। सबसे पहले बात चंपत राय की। ट्रस्ट के महासचिव हैं। दान का प्रबंधन, कर्मचारियों की नियुक्ति और निर्माण की देखरेख सब इन्हीं की निगरानी में होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा विपक्षियों के निशाने पर भी यही। एक और चेहरा गोपाल राव का है। ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य हैं और निर्माण के काम की निगरानी और मंदिर परिसर की व्यवस्था भी यही कर रहे थे। इसी के साथ डॉक्टर अनिल मिश्रा, ये तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं। मंदिर को मिलने वाले चढ़ावे और निर्माण की निगरानी यही करते थे, इसीलिए ये भी रडार पर है। पूछताछ इनसे भी हुई। एक और चेहरा रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। अब चंपत राय के करीबी, चढ़ावे की गिनती, सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का इस पर आरोप है कि इन्होंने ही सीसीटीवी फुटेज डिलीट कराई और इनकी संपत्ति की बहुत चर्चाएं हैं कि कैसे इनके कुछ ही सालों में संपत्ति कई करोड़ों की हो गई। वहीं सोमेश शानन, गोपाल राव का भतीजा, व्हीलचेयर सेवा का प्रभारी और व्यवस्था में दखल अंदाजी करने का इन पर आरोप लग रहा है। तो ये वो चेहरे हैं जो सबसे ज्यादा निशाने पर हैं इस पूरी एसआईटी की जांच में। चढ़ावा चोरी से जुड़े विवाद को लेकर संत समाज भी अपनी बात रख रहा है। कुछ सरकार को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो सवाल भी उठा रहे हैं। अगर कहीं एसआईटी में भी संदिग्धता आएगी तो अयोध्यावासी अब चुप बैठने वाले नहीं है कि राम मंदिर 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के द्वारा प्राप्त किया गया है। जो शौर्य का स्थान है, वहाँ चौर का स्थान स्वीकार नहीं। अयोध्या में चोरी कोई नई बात नहीं है। ये तो जब से वहाँ शुरुआत हुई है तब से हो रही है। तो चंपत राय जी जो कि सर्वे सर्वा है वहाँ पर, उन्होंने क्या कहा था? यही तो कहा था कि कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई है। इसका मतलब ये सब उनके लिए रूटीन था। ये एसआईटी पे प्रश्न चिन्ह लगाना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अखिलेश यादव को इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए और इस तरह की यदि टिप्पणियां करते हैं तो अखिलेश यादव की भी जांच होनी चाहिए। अगर कोई अन्य धर्म वाले होते तो एक बार कहा जा सकता था हिंदू ही चोरी कर रहा है, तो बड़ा दुर्भाग्य है। इसकी जांच हो और जांच में जो भी दोषी पाए जाएं उनको कठोर सजा दी जाए। देखिए, धैर्य रखना चाहिए। भगवान राम की आस्था से के साथ भी से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति को, और धैर्य रखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए सरकार पे और एसआईटी पे। अगर अखिलेश जी के पास कोई साक्ष्य है, इनके चेले चपेटे के पास कोई साक्ष्य है, कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है, तो आकर के एसआईटी टीम को देने का काम करें। और इस सब के बीच मैं आपको बता दूं कि कल अयोध्या में क्या होने वाला है। कल राम मंदिर परिसर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम है।
कैंपस में शेषावतार मंदिर पर यह ध्वजारोहण किया जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य वहां पर पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम मुख्य अतिथि रहेंगे। चंपत राय मंच पर होंगे या नहीं, इस पर एक बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि केशव मौर्य ने चंपत राय को आदरणीय कहा, पूजनीय कहा था। शुक्रवार को अयोध्या में मुख्यमंत्री के साथ तो वो नहीं दिखे थे। अब क्या चंपत राय केशव मौर्य के कार्यक्रम से भी दूरी रखेंगे? अनिल मिश्र, गोपाल राव के शामिल होने पर भी सस्पेंस है। अब 3000 से अधिक मेहमान ध्वजारोहण में शामिल होंगे। पहले करीब 5000 अतिथियों को बुलाने की तैयारी थी, लेकिन दावा यह है कि चढ़ावा विवाद के चलते मेहमान घटाए गए हैं। अब यह भी देखना होगा कि आज जो लखनऊ में त्रासदी हुई है, उसके बाद उसके बीच क्या ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, क्योंकि इस वक्त सबका जो ध्यान है वो लखनऊ की त्रासदी पर भी केंद्रित है। और अब बात करते हैं ऑपरेशन टाइगर की। 6 सांसद बागी हैं, बागी हो गए और उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़ गए, लेकिन अब क्या बारी विधायकों की है। आज महाराष्ट्र की सियासत के लिए बड़ा दिन रहा। शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को विधानसभा पहुंचे तो टाइगर की प्रतिमा उन्हें भेंट की गई है। देखिए, अब टाइगर क्यों भेंट किया गया, क्योंकि वो ऑपरेशन टाइगर चला रहे थे, तो इसीलिए आज उन्हें विधानसभा पहुंचते ही टाइगर थमा दिया गया। इसके बाद एकनाथ शिंदे अपने निवास स्थान से वाईबी चौहान सेंटर के लिए निकले। सभी बागी सांसद उनके साथ मौजूद थे। 22 गाड़ियों का काफिला साथ साथ निकला है, लेकिन वाईबी चौहान सेंटर तक पहुंचने के लिए सांसदों के काफिले का मार्ग बदलता गया। ये सुरक्षा कारणों के मद्देनजर हुआ, लेकिन देखिए एक एक करके बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनमें वो सांसद जो कि उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ चुके हैं, एकनाथ शिंदे के साथ आ चुके हैं, एक साथ एकनाथ शिंदे के आवास से निकले और सब पहुंचे वाईबी चौहान सेंटर। ये सब कुछ, ये सारा जो काफिला निकला है उद्धव ठाकरे के कार्यालय शिवालय से ना होकर चर्च गेट के रास्ते वाईबी चौहान सेंटर पहुंचा था। अब आपको दिखाती हूँ वाईबी चौहान सेंटर में पहुंचकर सांसद और एकनाथ शिंदे ने एक ही मंच पर रहकर एकजुटता का जो संदेश दिया है वो देख लीजिए। एक एक करके मैं आपको वो सांसद दिखा रही हूँ। बागी सांसदों के साथ एकनाथ शिंदे कैसे नजर आए। संजय जाधव, संजय दीना पाटिल, ये सारे वो सांसद हैं जो कि उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ चुके हैं। आष्टीकर पाटिल नागेश, भाई साहब वाकचौरे, और बीच में एकनाथ शिंदे, ओम प्रकाश निंबालकर, जिनकी बहुत सारी चर्चा हो रही थी। इस बीच सब आ गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ। तो 3 संजय अब एकनाथ शिंदे के साथ। बागी सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने पर शिवसेना नेताओं ने ढोल बजाकर जश्न मनाया। अब ये एक तरह से ये बात बताने की कोशिश कर रहे थे कि यही है शिवसेना, बार बार प्रमाणित हो रहा है। ये तस्वीरें भी आई। एकनाथ शिंदे ने इन सभी सांसदों को धुरंधर बताया। उद्धव गुट पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग आरोप लगाते हैं कि स्वार्थ के लिए गए, जब तक उनके पास थे तब तक सब अच्छे थे, अब सब बुरे हो गए। मैं भी पहले अच्छा ही था। एक से बढ़कर एक सब हमारे जमीन से जुड़े हुए हमारे खासदार है, धुरंधर है, और सभी लोग अपनी अपनी ताकत अपने अपने चुनाव क्षेत्र में मजबूती से चुनकर आए। ये जो लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं, ये स्वार्थ के लिए गए, इनके लिए गए, उसके लिए गए। अभी जब उनके पास थे तो सब अच्छे थे, मैं भी था, अच्छा था। मैं जब बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए गया तो बुरा हो गया। बाला साहेब ठाकरे के विचार को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, कह रहे हैं एकनाथ शिंदे। अब जरा सुनिए, ये ऑपरेशन टाइगर हुआ तो इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा ऑपरेशन पूरा हो गया, बॉडी भी स्वस्थ है। ऑपरेशन टाइगर। एकनाथ शिंदे ने कहा अधूरे ऑपरेशन नहीं करते हैं, फुल प्रूफ करते हैं। और ये जब ऑपरेशन पर बात हो ही रही थी तो उद्धव ठाकरे का भी बयान आया। उन्होंने कहा जहां जहां गद्दार हैं वहां जाकर मैं माफी मांगूंगा।
तो ये बयान आज एक तरह से बताते हैं कि ऑपरेशन पूरा हो गया, उद्धव ठाकरे के सांसद उन्हें छोड़कर चले गए। ऑपरेशन यशस्वी आहे आणि बॉडी एकदम सुदृढ आहे। ऑपरेशन यशस्वी आहे आणि बॉडी एकदम सुदृढ आहे। आम्ही ऑपरेशन अर्धवट करत नाही, उलपूट करतो। आम्ही ऑपरेशन अर्धवट करत नाही, उलपूट करतो। तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं ऑपरेशन हो गया ठीक से, बॉडी भी ठीक है, ऑपरेशन टाइगर इज सक्सेसफुल। लेकिन ऑपरेशन टाइगर क्या एकनाथ शिंदे अकेले चला रहे थे? उद्धव गुट में इस बार बगावत के पीछे कहा जा रहा है एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे थे। सांसदों का पार्टी छोड़ना एक दिन की तैयारी नहीं, 1 साल से सुनियोजित रणनीति से काम हो रहा था। पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी श्रीकांत शिंदे को दी थी। श्रीकांत शिंदे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे, पिछले कुछ महीनों में ही इस योजना को तैयार किया। शुरुआत में ऑपरेशन को सीमित दायरे में रखा गया। पिछले 8 महीनों के दौरान ऑपरेशन ने रफ्तार पकड़ी। जूनियर शिंदे ने सांसदों से संपर्क साधा, बातचीत की, उन सांसदों से संपर्क किया जो असंतोष जता रहे थे। मुंबई और दिल्ली के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। मई के अंत से ही बगावत की चर्चाओं ने जोर पकड़ा। खबरों के बीच उद्धव ने सांसदों की एक बैठक बुलाई। केवल 4 सांसद ही व्यक्तिगत रूप में बैठक में पहुंचे। उद्धव गुट ने दावा किया कि सभी सांसद एकजुट हैं। जिस समय उद्धव पार्टी संभालने की कोशिश कर रहे थे, उस समय ऑपरेशन निर्णायक चरण में पहुंच चुका था और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि श्रीकांत शिंदे को आगे की कमान संभालने के लिए एकनाथ शिंदे ने तैयार कर दिया है। हालांकि आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि सांसद जिन्होंने साथ छोड़ा वो बागी नहीं है, बिकाऊ। 6 बागी नहीं बिकाऊ सांसद है। वो चुन के आए थे उद्धव बालासाहेब ठाकरे इनके चेहरे पे। जो वो चुन के आए थे वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के चेहरे पे। वो जो चुन के आए थे वो भाजपा के खिलाफ आए थे, जिस भाजपा को इस देश का संविधान बदलना है। आज भाजपा इनको तोड़फोड़ करके जो अपने पक्ष में, अपने दल में शामिल करना चाहती है, दलदल में शामिल करना चाहती है, वो इसीलिए करना चाहती है ताकि वो देश का संविधान बदल सके। उनको 2/3 जो मेजॉरिटी है वो ही प्राप्त करना चाहती है और ताकि देश में संविधान बदल सके, यही उनका लक्ष्य है। हालांकि स्थापना दिवस के दिन एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कहा था कि वो ही अब असली शिवसेना है और संकेत दे दिया था कि ऑपरेशन टाइगर जल्द पूरा होगा। आज ये टाइगर आपके सामने खड़ा है। आज मी बघतोय काल परवापासून कुछ कुत्ते रोज भोक रहे हैं, पण मी तुम्हाला सांगतो कुत्ते झुंड में आके भोगते हैं, शेर अकेला आता है। कुत्ते भोगते रहते, टाइगर शिकार करता है और कुत्ते भोगते रहते हैं और टाइगर दहाड़ता है। ये शिवसेना है, ही शिवसेना है। अब 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं, लेकिन अब उद्धव ठाकरे अपने विधायकों को लेकर सतर्क हो गए हैं। आज उन्होंने अपने घर पर विधायकों की बैठक बुलाई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगला टारगेट यही विधायक होंगे। खबरों के मुताबिक इस बैठक में 20 में से 16 विधायक ही पहुंचे, जिससे उद्धव ने मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। उद्धव ने अपने विधायकों को निर्देश दिया कि वो विधानसभा में किसानों और आम जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएं। अपने पार्टी नेताओं से ये भी कहा कि जिस तरह उन्होंने रविवार को मुंबई में संजय पाटिल के क्षेत्र में बैठक की, उसी तरह अन्य 5 सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों में भी जाएं, बैठकें करें और इन सांसदों को एक्सपोज करें और बताएं कि ये शिव सैनिक नहीं है, ये विश्वासघाती है। अब आपको बताती हूं कि 6 सांसद जब एनडीए में शामिल हो गए हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो कैसे एनडीए में शिंदे की ताकत बढ़ गई, उनका कद बढ़ गया है। उद्धव गुट में बगावत के कई समीकरण बदले। पहले शिंदे के गुट में 7 लोकसभा सांसद थे, अब 6 बागियों को मिलाकर संख्या 13 हो गई। अब 13 सांसदों के साथ एनडीए में भूमिका एकनाथ शिंदे की बहुत अहम हो गई। बीजेपी और टीडीपी के बाद, माफ कीजिएगा, टीडीपी और जेडीयू के बाद अब सबसे बड़ी पार्टी एक तरह से जेडीयू बनकर, शिवसेना बनकर उभर रही है। लोकसभा में तेलुगु देशम पार्टी के 16 सांसद हैं, बिहार की जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद हैं। अभी शिंदे गुट का केंद्र सरकार में 1 मंत्री है। शिंदे गुट से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना था। प्रताप राव जाधव आयुष मंत्रालय संभाल रहे हैं। बढ़ते सांसदों के साथ शिंदे की मांग और बढ़ सकती है।
शिंदे गुट कैबिनेट रैंक का पद मांग सकता है, एक राज्य मंत्री की मांग भी जरूर कर सकते हैं। मांगों का असर कैबिनेट विस्तार में दिख सकता है। अब शिवसेना के पास जेडीयू से एक सीट ज्यादा है, इसे ऐसे देखिए। ऐसे में जेडीयू की तरह एक कैबिनेट मंत्री का पद और एक केंद्रीय राज्य मंत्री का पद भी मिल सकता है। तो एनडीए में अब एकनाथ शिंदे का कद और ज्यादा बढ़ गया है। और बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर पर, भरत तिवारी एनकाउंटर। ये एनकाउंटर या फिर मर्डर, क्योंकि इसे लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। दावा है कि भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था और इसी को लेकर ये भरत तिवारी के माता पिता लगातार कह रहे हैं कि जब बेटे ने सरेंडर कर दिया तो उसका एनकाउंटर क्यों हुआ। जरा सुनिए। कोई समस्या नहीं है, फेंक दें। रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। कुछ इस तरह से इन शब्दों में रख रहा था। उसने सरेंडर कर दिया था, यही बात माता पिता कह रहे हैं। इसके बावजूद उसका एनकाउंटर क्यों किया गया? मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लेकिन पहले सुनिए माँ बाप क्या कह रहे हैं। तौल बिक दीजिए तो ठीक बा, हमारा ये चाहिए। लेकिन हमारे बिगला के बाद गोली हे पैर में मारल बा एगो, ओकरा बाद हेजा 2 गो मारल बा और ओकरा बाद गाड़ी में ले जाके हेजा मारल बा, ओकरा बाद हेजा मारल बा गोली, घर उजाड़ दिहल सरकार। जवान लड़का हम पोस पाल के अपना से बोला मेरे हमारे आवाज़ को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है, गृह मंत्री हैं, उनको आवाज़ पहुंचाइए कि हमारा बच्चा निर्दोष है। अगर नियम है का तो हथियार डाल देने के बाद मारने का, हथियार डालने के बाद तो इनकाउंटर का ना 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 ना। तो माता पिता कह रहे हैं कि जब हथियार डाल दिए तो क्यों एनकाउंटर। भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। फर्जी एनकाउंटर बताते हुए याचिका दायर हुई थी। याचिका में मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई, विशेषज्ञ समिति गठित करने की भी मांग की गई, पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की तारीख देने से इनकार किया। याचिकाकर्ता को रजिस्ट्रार के सामने मेंशन करने के लिए कहा है। अब आपको ये बताऊं कि इस पूरे मामले में बिहार की सम्राट चौधरी की सरकार घिर रही है। बार बार पूछा जा रहा है कि एनकाउंटर क्यों किया जब हथियार डाल दिया था। आपको ये बताऊं कि भरत तिवारी के घर आज खेसारी लाल यादव पहुंचे। ये देखिए तस्वीर। अब इस मामले में राजनीति हो रही। तेजस्वी यादव पहले ही इस मामले पर सवाल उठा चुके हैं। आज खेसारी पहुंचे, खड़े हुए हैं, उसको लेकर खेसारी लाल यादव खुद परिवार से मिल रहे हैं और परिवार माँ उस बेटा की शहादत को पूर्ति तो नहीं कर सकते, बट उस माँ के लिए जितना हो सकता है प्रयास करेंगे जो एक बेटा बनकर उनका सेवा करें। तो आपको बताऊं कि भरत तिवारी का एनकाउंटर क्या फर्जी है, सबसे बड़ा सवाल यही। ये विवाद बढ़ा तो सम्राट चौधरी की सरकार ने फैसला लिया। मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया। हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज इसकी अध्यक्षता करेंगे। न्यायिक आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, सरकार को यह रिपोर्ट सौंपनी होगी। लापरवाही को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने यह एक्शन लिया है। अब आपको ये बताऊं कि जिस तरह से भरत तिवारी की हत्या की गई, एनकाउंटर किया गया, उसके बाद सम्राट चौधरी की सरकार पर एनकाउंटर्स को लेकर सवाल उठे कि ये सरकार तो एनकाउंटर वाली सरकार बन गई है। और इस पे अब एक तरह की जातीय जंग भी शुरू हो गई है। वो इसलिए क्योंकि बिहार सरकार में ही जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि ये एनकाउंटर बिल्कुल सही है, वहीं बिहार सरकार के कुछ मंत्री इस एनकाउंटर को गलत बता रहे हैं। अब इस एनकाउंटर मामले से जुड़े एसएचओ और 2 दरोगा सस्पेंड कर दिए गए। एक एएसआई और एक सिपाही को भी तुरंत सस्पेंड किया गया। पूरे मामले की कमान शाहाबाद रेंज के डीआईजी को सौंपी गई। फोरेंसिक और वैज्ञानिक जांच भी तेजी से चल रही है। इस पूरे मामले पर बिहार पुलिस मान रही है कि लापरवाही हुई है। आपको सुनवा देती हूं बिहार पुलिस क्या कह रही है। इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को
हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे, तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया। तो बिहार पुलिस लापरवाही की बात मान रही है, ऐसे में सम्राट चौधरी की सरकार सवालों के घेरे में। माइक ऑन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल रात 8 बजे।